हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान के में अगर 4 से 5 के प्रश्न भी किसी पेपर में आते हैं तो उसमें 1 या 2 प्रश्न अनुच्छेद से जरूर आता है। और अनुच्छेद हैं उनको आप, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आप संविधान के भाग के अनुसार उनको फिक्स करके एक अनुमान लगा सकते हैं या सीधे सीधे उनको याद कर सकते हैं। आज हम लेकिन विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी प्रश्न आता है कि 395 अनुच्छेदों में कितने याद किए जाएं और कौन कौन से संविधान के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ये भी देखेंगे कि इनमें से किन को स्किप किया जा सकता है और किन को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता है। तो अगर जितने ये अनुच्छेद जो आज की वीडियो में जिस पे डिस्कस किया जाएगा, अगर आप उतने अनुच्छेद कर लेते हैं तो अगर अनुच्छेद से कोई प्रश्न आया तो उसका बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। बस आपको इनको क्या करना है याद करने के लिए, आपको इनको जैसे ये लिखे हुए हैं बोर्ड पे वैसे लिख लेना है और इनको 4 से 5 बार अपने मन से आपको लिखना है, रिवाइज करना है, लिख के याद करना है। अगर आप 4 से 5 बार इनको बिना देखे लिख लेते हैं तो ये अनुच्छेद आपके आराम से या आसानी से याद हो सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, अगर अमूमन देखा जाए तो 1 से 50 तक आपको 1 से 51 तक अनुच्छेद सारे के सारे याद होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें भी कुछ स्किप किए जा सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि 1 से 51 तक कंटिन्यू आपको याद रहे। देखिए, आर्टिकल 14 से लेके 18 के जो अनुच्छेद हैं ये मौलिक अधिकार के पोर्शन के हैं और ये समानता के अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 आता है। इसमें आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है, मतलब कानून की नजरों में सभी लोग बराबर होंगे, ये बात करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। नौकरी में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत का अंत करता है, जिसी को हम लोग अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। उपाधियों का अंत, जो उपाधियां एंशिएंट काल में दी जाती थी, जैसे जिल्लेलाही हो गया, मुगल साम्राज्य में मिली, महाराजा, सरदार, बापू, ये सब जो उपाधियां हैं ये समानता के अधिकार को कहीं ना कहीं वायोलेट करती हैं और किसी व्यक्ति को विशेष होने का एहसास कराती हैं। अगर आप किसी को कक्का जी कह दें या दद्दा जी कह दें तो वो विशेष उनको अनुभव होता है, तो उस विशेष, और दूसरा जो व्यक्ति वो हीनता का अनुभव करता है। अब चूँकि संविधान में समानता की बात की गई है तो ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई हैं, संविधान से अलग कर दी गई, लेकिन सेना और विधि में उपाधियाँ जो हैं वो दी जाती हैं। आर्टिकल 19 बोलने संबंधी स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी की हम बात करते हैं वो आर्टिकल 19 से मिलती है, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति से अपराध हो जाता है तो उसको विवश नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, और साथ ही उसे एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और ये आर्टिकल ये भी व्यवस्था करता है कि अगर जो उसने अपराध किया है भविष्य में उस अपराध की सज़ा अगर बढ़ा दी जाती है तो वो प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगी। जैसे किसी को 3 साल की सज़ा हुई और उसके 2.5 साल पूरे हो गए, पता चला जो उसने अपराध किया है उसके लिए 6 साल की सज़ा हो गई, तो वो जो बढ़ी हुई सज़ा है उस पर लागू नहीं होगी। ये व्यवस्था करता है, नहीं तो वो बेचारा जेल में ही पड़ा रहेगा। ये व्यवस्था करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 एक बड़ा आर्टिकल है
संविधान में जितनी भी मौलिक अधिकारों में जो अवशेष बातें बाद में शामिल की गई वो सारी आर्टिकल 21 में शामिल की गई। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से यूं ही जुदा नहीं कर दिया जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि उसे विधि द्वारा मतलब कानून के द्वारा बनाया गया जो प्रोसीजर है उसके आधार पर ही क्या है उसे उसके प्राणों से वंचित किया जाएगा। साथ ही जीवित रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ इसमें समाहित की जाएंगी। ठीक है, इसी में हमें घूमने का अधिकार है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है, सारी चीज़ें इसी में है। ठीक है, और इसी में बाद में आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था जिसमें शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ये जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। वो आर्टिकल 21 का ये जो अनुच्छेद है वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। ठीक है, व्यापार नहीं किया जाएगा और उससे मजबूरी में श्रम नहीं कराया जाएगा, मजबूरी में श्रम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, मानव को खरीदा या बेचा नहीं जाएगा और उसके बेकार में मजदूरी नहीं कराई जाएगी, बिना पैसे की मजदूरी नहीं कराई जाएगी। ये आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चों से जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, अभी देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और यदि 6 से 14 वर्ष के बालकों को किसी कारखाने में काम कराया जाता है तो उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब चूंकि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा उनके, इसलिए इसमें व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को कारखानों में इत्यादि में काम नहीं कराया जाएगा। कारखानों इत्यादि में 6 से 14 वर्ष के बालकों को नियोजन मतलब काम नहीं दिया जाएगा, ना ही काम कराया जाएगा। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32, इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है न्याय के लिए। हाँ, हालांकि आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट भी जा सकता है और अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गया तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के जाने की उसको परमिशन देती है और आर्टिकल 32 के तहत वह मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहाँ जो उसके मौलिक अधिकार छीने गए हैं सरकार या किसी व्यक्ति के माध्यम से तो उसके खिलाफ से न्याय मिल सकता है। आर्टिकल देखिए यहाँ तक जो आर्टिकल 32 तक है ये मौलिक, 14 से लेकर जो अभी तक हमने जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े हुए हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब जो हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे इक्यावन तक, वो सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे वो आपके नीति निर्देशक तत्वों से शुरू होंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों में जो 39 का है, अब चूंकि इसमें का लगा है इसका मतलब है बाद में जोड़ा गया होगा। जी हाँ, ये बाद में जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में। इसमें क्या है? इसमें है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 में है सामान्य न्याय, भैया सभी को न्याय समान मिलेगा, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 क्या कहता है? यहाँ नीचे देख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखते हैं आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अब देखिए 43 का, इसका मतलब ये भी बाद में जोड़ा गया होगा, ये जोड़ा है 42 में। नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी सब आर्टिकल जोड़े गए वो सारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसमें क्या है? इसमें है उद्योगों में जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्री होती है या कंपनी होती है,
उनमें जो काम करते हैं मजदूर, उन मजदूरों को भी उन उद्योगों में जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, जो उन उद्योगों को चलाने के लिए नियम बनाता है, उनमें मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। मतलब मजदूर अपने में से एक यूनियन बनाएंगे, उस यूनियन के कुछ सदस्य उस मैनेजमेंट में भाग लेंगे, ताकि जब भी मजदूरों से संबंधित कोई नियम बनाया जाए या कंपनी कोई नया नियम बनाए, तो उसमें मजदूरों के जो नेता हैं वो भाग लें और मजदूरों की बात करें, उनके हितों का क्या करें, संरक्षण करें। यह व्यवस्था आर्टिकल 43 का में की गई है। आर्टिकल 44 है, हमेशा लाइमलाइट में रहता है आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल 45 वैसे स्किप किया जा सकता था, लेकिन यहाँ स्किप इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आर्टिकल 45, पहले जो आर्टिकल 45 था वो ये कहता था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के पोषण की व्यवस्था, उनके खान पान के लिए कि उनको सही आहार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और उनको शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, और ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व था। लेकिन आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत मौलिक अधिकार दे दिया गया। जब 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया गया, तो यहाँ आर्टिकल 45 में आयु घटा के 6 वर्ष से कम कर दी गई। 6 वर्ष से कम, ध्यान रखना, यहाँ 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, और यहाँ पर पहले आयु 14 वर्ष थी, बाद में घटा दी गई कि 0 से 6 वर्ष, कि 0 से 6 वर्ष या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शिक्षा और पोषण की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। तो जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, और जैसे ही बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो 6 से 14 वर्ष में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत उनको निःशुल्क, ठीक है, क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो इस आर्टिकल ये पहले था, लेकिन इसको पुनः स्थापित किया गया, मतलब इसमें संशोधन किया गया। अब चूंकि ये आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल इससे संबंधित है, तो ये जो संशोधन होगा ये भी 86 होगा, मतलब इसमें भी 86वें संविधान संशोधन को में इसे प्रतिस्थापित किया गया, नया नहीं जोड़ा गया, इसी में आयु में संशोधन किया गया। ठीक है, 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन का विस्तार, राज्य सरकार कृषि एवं पशुपालन के विस्तार करेगी। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में ये भी जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें यह है कि पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 41-48 का पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण की बात करता है। 49 बात करता है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं उनके संरक्षण की बात करता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात करता है, जैसे लाल किला हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया। आर्टिकल 50 ये इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। इसका मतलब है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होंगे, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि राज्य जो है, क्योंकि ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व चल रहे हैं, कि राज्य जो है वो ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि अगर कोई राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश से लगती है तो वो राज्य सरकार में वह राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बना रहे। ऐसा कि नहीं वो पड़ोसी देश उस राज्य से परेशान हो, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग मतलब पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बनाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग ये राज्य का कर्तव्य होगा। अब देखिए 51 का, आपको पता है 51 का है, ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। भाग 4 का के तहत इसे रखा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आया। जी हाँ, मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है। मौलिक कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के भाग
का और 51 का के तहत जोड़े गए। अब प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 10, मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10, पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं, 10 थी। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य बना वो ये बना कि जो माता पिता हैं अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों की और बालक और बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये माता पिता का कर्तव्य होगा। अब आपको पता है कि शिक्षा की बात 86वां संविधान संशोधन कर रहा है, यहाँ भी 86वें संविधान संशोधन ने उम्र में संशोधन किया। तो जो 51 का में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ध्यान रखना, 51 का में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया? जी हाँ, वो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसलिए आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 का 11वां मौलिक कर्तव्य ये सारे एक ही संविधान संशोधन से संबंधित है। मतलब माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा दें। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो उनकी फ्री शिक्षा की व्यवस्था करें और बच्चों का क्या है, मौलिक अधिकार है। अब 52 देखिए, यहाँ से हमारा संसद शुरू हो जाती है। ये हमारा डीपीएससी खत्म हुए, यहाँ से संसद शुरू हो जाती है। तो संसद होती तो ये यहाँ से ये मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति शुरू हो जाती है, संसद नहीं, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति जो होगा वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। सैद्धांतिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। 60 क्या है? राष्ट्रपति की शपथ, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। 61 महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रोसेस है उसे महाभियोग करते हैं। तो जैसे 60 में शपथ लिया, 61 में है, एक ही आर्टिकल के बाद इसको महाभियोग लगा के हटा दिया गया। और ये हमारे 63 में उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति। और आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है, उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में। 72 में क्या है? क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान है। ओके, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की पावर है वो आर्टिकल 72 में है। फिर अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 कहता है, आर्टिकल 74 मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 ये व्यवस्था करता है। 74 अब करते हैं 76 में। 76 महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को शासन से संबंधित जानकारी दे। 78 कहता है। 79 से हमारी संसद शुरू हो जाती है। तो 79 में संसद है। संसद के बाद उच्च सदन राज्यसभा। 80 में निम्न सदन लोकसभा। 81 में आर्टिकल 85 कहेगा। देखिए आर्टिकल 85 स्किप किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 85 कहता है कि संसद का सत्र बुलाया जाएगा, जिसे कहते हैं सत्र आहूत करना। सत्रावसान किया जाएगा, सत्र को खत्म कर देना। तो संसद का सत्र बुलाना और संसद के सत्र को खत्म करना ये राष्ट्रपति का काम है। लेकिन सत्र को स्थगित कर देना, देखिए स्थगन का मतलब होता है 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के लिए जो कार्यवाही अगर उसमें व्यवधान पैदा हो रहा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है तो उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो स्थगन कौन करता है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में सभापति करेगा। तो स्थगन अल्पकाल के लिए होता है। और सत्र को अगर सत्राहूत कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो वो राष्ट्रपति करता है। और सत्र को बुलाता कौन है? वो राष्ट्रपति। तो 85 में यही है, सत्रावसान
है सत्र को आहूत करना है, सत्रावसानी सत्र भंग कर देना और सत्र को आहूत करना 85। देखिए 102 में क्या है, आर्टिकल 102 संसद सदस्यों की जो अयोग्यताएं हैं कि किस आधार पर किसी संसद सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है, उन अयोग्यताओं का वर्णन जो है आर्टिकल 102 में है। आर्टिकल 103 क्या कहता है कि अगर संसद सदस्य अयोग्य हैं तो है कि नहीं, मतलब अगर कोई संसद सदस्य है आर्टिकल 102 के तहत वो अयोग्य पाया जाता है तो ये कौन तय करेगा कि वो अयोग्य है कि नहीं है, तो तय तो राष्ट्रपति करता है। अयोग्यता का निर्धारण जो है संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन चुनाव आयोग की सलाह पर, और जो चुनाव आयोग सलाह देगा वह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में मामलों में राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है, तो चुनाव आयोग से। और एक दल बदल से संबंधित अयोग्यताएं होती हैं कि अगर किसी सदस्य पर दल बदल से संबंधित आरोप लगते हैं तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है, न ही चुनाव आयोग से सलाह ली जाती है। उसका जो निर्धारण होता है उसका निर्धारण लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति करता है। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यताएं अलग होती हैं और 102 के तहत अयोग्यताएं अलग हैं। 108 क्या है, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। जब मामला दोनों सेशन में किसी बिल को लेकर विवाद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा इसकी, ठीक है। 109 में है धन विधेयक की प्रक्रिया। आर्टिकल 109 धन विधेयक की प्रक्रिया कि किस प्रकार से धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा, ये प्रोसीजर है धन विधेयक में, और बाद में धन विधेयक की परिभाषा है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की है परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आम चाल में बजट बोलते हैं। देखिए संविधान में बजट का कहीं उल्लेख नहीं है, संविधान में तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 123 अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर नियम बनाना हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश की पावर होती है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल 124 है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 127 जो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहॉक जजेस। जब सुप्रीम कोर्ट का कामकाज ज़्यादा हो जाता है और उसका कोरम पूरा नहीं होता है तो हाई कोर्ट से अस्थायी समय के लिए जजों को ले लिया जाता है, उनको तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। ये आर्टिकल 129 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि उसके जो जजमेंट हैं, उसके जो निर्णय हैं वो साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे और वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, ये अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो अगर उसे कोई विधि संबंधी सलाह या कानून की कोई सलाह लेना हो किसी महत्वपूर्ण विषय पर तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह सलाह है कम से कम 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा ही देगा। तो ये भी प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति की जो सलाहकारी अधिकारिता राष्ट्रपति को मिली है वो किस आर्टिकल के तहत मिली है? 143। सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है वह सलाह मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो ये है सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास ही सलाहकारी अधिकारिता है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। और आर्टिकल 148 में है सीएजी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे जो है पीएसी का पद प्रदर्शक कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो इसका क्या कहा जाता है? पद प्रदर्शक। सीएजी ये भारत सरकार और राज्य सरकारों का ऑडिट करता है कि जो जनता का पैसा है सही तरीके से खर्च किया गया है कि नहीं किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 148 तक आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनको यहाँ लिखा और इनको समझ लिया।
जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम लोग जो बाकी बचे हुए आर्टिकल हैं वो ऐड करेंगे। ओके।